हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह है, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म, इसका सुपर क्विक रिवीजन। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये सुपर क्विक रिवीजन तैयार किया है। हम बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट में हम इस चैप्टर को ख़त्म करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फटाफट इसकी। और इसमें हम फिर से बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी पर बात करते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका ये दो जो कंट्रीज थी, इसमें से हमने बेल्जियम में देखा था कि बेल्जियम पहले एक यूनिटरी गवर्नमेंट थी और ये यूनिटरी गवर्नमेंट से शिफ्ट हो गई थी फेडरल गवर्नमेंट में। कैसे शिफ्ट हो गई थी? क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए गए थे बेल्जियम में, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स लेकर रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी गई थी। तो इससे हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि फेडरलिज्म क्या होता है। सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइड करना, है ना। तो फेडरलिज्म क्या है? एक सिस्टम है, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें क्या करते हैं, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ठीक है, तो ये फेडरलिज्म की डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब ये फेडरलिज्म में हमने क्या देखा, ये दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। एक पूरी कंट्री के लिए है, एंटायर कंट्री के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, और दूसरी जो गवर्नमेंट होती है वो होती है स्टेट लेवल पर, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखती है। इसे हम स्टेट गवर्नमेंट या फेडरल यूनिट्स कहते हैं। ये दोनों ही जो गवर्नमेंट्स हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन ये दोनों ही किसके लिए आंसरेबल हैं? जनता के लिए आंसरेबल हैं। ठीक है, तो ये फेडरलिज्म की बात हो गई। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है भाई? यूनिटरी गवर्नमेंट से ही तो चेंज हुई थी ना बेल्जियम फेडरल गवर्नमेंट में। तो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? या तो दो से कम लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा मतलब, या फिर जो मान लो दूसरा लेवल है वो सबऑर्डिनेट होगा, मतलब उससे हायर लेवल की बात माननी पड़ेगी, है ना। तो यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर पास कर सकती है। और फेडरलिज्म में ऐसा नहीं होता। फेडरलिज्म में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर्स पास नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर होती हैं। ठीक है, और ये दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट फेडरलिज्म में किसके लिए आंसरेबल होते हैं? जनता के लिए आंसरेबल होते हैं। ठीक, क्लियर ये चीज? तो फेडरलिज्म जो है इसके कुछ की फीचर्स अब यहां पर हम देख रहे हैं, है ना, कि भाई हमें पता करना है कि कोई कंट्री फेडरल है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? तो ये फीचर्स देखकर, यदि ये फीचर्स दिख रहे हैं तो फेडरल है। तो सबसे पहला फीचर क्या है? दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं। मुझे सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल, तीनों लेवल की गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, लेकिन इनका ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग होता है, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, ये जो ज्यूरिसडिक्शन है ये कहाँ डिफाइन होता है? ये डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का जो ज्यूरिसडिक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होता है, ताकि ये जो राइट्स हैं इनके ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड रहें। ठीक है, चौथा फीचर क्या आ जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यूरिसडिक्शन बताया है या फंडामेंटल प्रोविजंस बताए हैं, इनको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। यदि चेंज करना है तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और यदि मान लो डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कौन है? कोर्ट्स हैं। कोर्ट्स क्या करता है कि एम्पायर की तरह काम करता है। यदि डिस्प्यूट अराइज हुआ तो कोर्ट उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, और कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी कर सकता है, वो बता सकता है कि इसका मीनिंग क्या है ना। कई बार हमें लॉ समझने में दिक्कत होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा उसका मीनिंग क्या है, तो कोर्ट इंटरप्रेट करता है। तो कोर्ट दो चीजें इंटरप्रेट कर सकता है, गवर्नमेंट की पावर्स और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और डिस्प्यूट भी रिजॉल्व करता है। ठीक है, अगली चीज हम क्या देखते हैं, अगला फीचर क्या आता है, हर एक लेवल का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्लियरली डिफाइंड होता है। ठीक है, सबसे बड़ी लड़ाई इसी की होती है। तो इनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां से मिलेगा। जहां भी फेडरल कंट्री होगी वहां ये फीचर होता है। ठीक है, और आखिरी फीचर क्या आता है भाई, ये जो फेडरल सिस्टम है ना, इसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या? सेफ गार्ड द यूनिटी एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। ये दोनों चीजें होती हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये 7 फीचर्स हैं। अब ये 7वें फीचर्स के बेसिस पर हम एक और चीज देखते हैं। दो चीजें क्लियर हो जाती हैं जो बहुत ही क्रूशियल हैं फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। क्या? गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम बेसिक रूल्स, है ना। गवर्नमेंट को
कुछ बेसिक रूल्स जो होते हैं पावर शेयरिंग के, इसके लिए एग्री होना पड़ेगा दोनों लेवल की, एंड एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा दैट दे विल अबाइड बाय देयर सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। और एक जो आइडिया होता है फेडरल सिस्टम का, इसमें दोनों एस्पेक्ट होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है और एक एग्रीमेंट होता है या एक इच्छा होती है लोगों की साथ में रहने की। यदि ये एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और साथ में रहने की इच्छा नहीं होगी तो फेडरल सिस्टम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये फेडरलिज्म के फीचर्स हो गए, ठीक। अब हम किस चीज पर आ जाते हैं कि ये फेडरेशंस बनती कैसे हैं। देखो याद रखना, ये फेडरेशंस का जो बनने का तरीका है उसके कारण अलग अलग फेडरेशन अलग अलग होती है। इसमें जो बैलेंस ऑफ पावर होता है ना, वो एक जैसा नहीं है सब में, चूंकि बैलेंस ऑफ पावर सब में एक जैसा नहीं है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फेडरेशंस होती हैं, है ना। अब ये बैलेंस ऑफ पावर किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जिसमें ये फेडरेशंस बनी, और इसके बेसिस पर हम दो तरीके की फेडरेशंस देखते हैं, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सबसे पहले हम देख रहे हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आती हैं अपने आप, ठीक है, ऑन देयर ओन, ठीक है। और ये क्या करती हैं, एक बड़ी यूनिट बनाती हैं ताकि वो अपनी सोवरेनिटी मेंटेन रख सकें। सोवरेनिटी यानी क्या होती है, डिसीजन मेकिंग पावर। सोवरेनिटी एक साथ पूल करती हैं और क्या करती हैं, अपनी आइडेंटिटी रिटेन करती हैं ताकि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकें, है ना। तो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एक साथ आ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो गई, सबकी डिसीजन मेकिंग पावर बरकरार है, ठीक है। इस टाइप की जो फेडरेशंस हैं उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके की फेडरेशंस में सारी स्टेट्स की पावर इक्वल होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स जो होती हैं हैव इक्वल पावर एंड एज स्ट्रॉन्ग एज फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो ये हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जैसे कि इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है, जहां पर एक लार्ज कंट्री जो होती है ना, वो डिसाइड करती है कि उसे अपनी पावर डिवाइड करनी है कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में, ठीक है। तो पावर डिवाइड हो जाती है, नेशनल गवर्नमेंट अपनी पावर डिवाइड करती है रीजनल गवर्नमेंट्स के साथ, ठीक है। उसके एग्जांपल हो गए इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। इस कैटेगरी में सारी स्टेट्स की पावर इक्वल नहीं होती हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ऐसा लगता है वो ज्यादा पावरफुल है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट्स एंड very different constituent units of the federations have unequal powers, ठीक है। कुछ के पास स्पेशल पावर्स होती हैं, कुछ के पास स्टेट जितनी पावर्स भी नहीं होती, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दो टाइप की फेडरेशंस होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पॉइंट पर कि भाई इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फेडरल वर्ड यूज नहीं किया गया है। पार्टीशन हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लडी पार्टीशन था, बहुत सारे लोग मारे गए। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके पास भी ये राइट था कि वो चाहे तो पाकिस्तान में चली जाए, चाहे इंडिया में चली जाए, या चाहे तो इंडिपेंडेंट रहें। तो इन प्रिंसली स्टेट्स को अपना पार्ट बनाना, पार्टीशन फेस करना, ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे उस समय पे। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। अब यूनियन ऑफ स्टेट जरूर लिखा है, फेडरल नहीं लिखा है, लेकिन याद रखना जो 7 फेडरलिज्म के फीचर्स हमने अभी पढ़े है ना, वो सारे फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स या फीचर्स इंडिया में देखने को मिलते हैं, और इसलिए हम कहते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं, भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो कौन से 7 फीचर्स हैं? पहला फीचर क्या था कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बताता है, बाद में 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट थे पहले, फिर पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज भी इंट्रोड्यूस की गई। हमेशा से ये हैं, लेकिन इनके पास पावर नहीं थी, है ना। हालांकि हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन में, ठीक है। तो जो फेडरेशन होती है, कोई भी फेडरेशन हो, वहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, यदि इनका सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन है, सबकी पावर्स अलग अलग हैं, पावरफुल हैं, तो वो फेडरलिज्म कहलाएगा। तो हम ये जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन है, जो हमें 3 लिस्ट के फॉर्म में देखने मिलता है ना। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, इन पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, कोई और गवर्नमेंट इस पर लॉ नहीं बना सकती। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि
इन सारी चीज़ों पर यूनिफॉर्म लॉ चाहिए थे पूरी कंट्री में, इसीलिए। ठीक है, लेकिन याद रखना यूनियन लिस्ट में सिर्फ इतने ही नहीं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ जो हमें दिख रहे हैं। इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं, यहाँ पर हमने बहुत कम कवर किए हैं। ठीक है, फिर स्टेट लिस्ट, जिस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट इस पर लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या दिया हुआ है अपन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन एंड एजुकेशन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। इसके अलावा भी और चीज़ें यहाँ दी हुई हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना भाई, कॉन्करेंट लिस्ट में यदि कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, तो किसका लॉ माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या करें यदि मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट्स को हम कहते हैं रेसिडरी सब्जेक्ट्स। और अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन रेसिडरी सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का राइट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि इंडिया जो है एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल हमको यहाँ पर नजर आ रही है ना। तो हमने देखा कि जो फेडरेशंस होती हैं, जो बनती हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस जो बनती हैं, उसमें क्या होता है, दे डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। इसीलिए इंडिया में जो सारी स्टेट्स हैं इंडियन यूनियन की, उनकी आइडेंटिकल पावर्स नहीं है। कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल स्टेटस है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनके पास स्पेशल पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 371 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्या स्पेशल पावर्स हैं, यहाँ पर जो यहाँ के ओरिजिनल रेसिडेंट्स हैं, मतलब कि जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स हैं, सिर्फ वही वहां पर जमीन वगैरह खरीद सकते हैं, और किसी के पास नहीं है ये पावर। तो स्पेशल पावर में क्या आ जाता है कि these special powers are specially enjoyed in the relation to protection of land rights of indigenous people, है ना, their culture, also प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, इन सारी चीजों में इनके पास ये स्पेशल राइट्स होते हैं। स्पेशली मैंने क्या बताया, लैंड राइट्स। ठीक है, कि जो इंडिया का इंडियंस हु आर नॉट नेचुरल बॉर्न रेसिडेंट्स ऑफ दोज स्टेट्स, दे कैन नॉट बाय लैंड और हाउसेस देयर। ठीक, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यदि कोई डाउट है तो आप अपना डाउट जो है हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ और स्टेट्स हैं जिनके लिए ऐसे स्पेशल प्रोविजंस हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, और इनके पास बहुत कम पावर है। इनकी सारी पावर जो होती है वो किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। बहुत ही स्मॉल एरियाज होते हैं, जिसके कारण इनको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इनका कल्चर इतना यूनिक है कि इनको किसी और के साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता, जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, है ना, ये सब क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। और यहाँ पर सारी जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती हैं वो किसके कंट्रोल में होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या देख लिया, 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ज्यूरिसडिक्शन जो है उनका अलग अलग डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, और इसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। यदि हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, तो हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जो हम यहाँ दिया हुआ है कि कैसे कर सकते हैं। कि कोई भी चेंज जो हमें लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और उसके बाद यदि आधी स्टेट्स, है ना, यदि आधी स्टेट रेटिफाइड बाई एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है, एटलीस्ट दिया हुआ है कि कम से कम आधी स्टेट्स इसको पास कर दें, तब जाके वो चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये हमने अगला पोर्शन भी देख लिया कि आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। फिर क्या, जुडिशरी की बात आती है, तो हम देख रहे हैं कि जुडिशरी है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन में, और जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, या डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं उनको सॉल्व करने में। ठीक है, यदि कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं जो फाइनल डिसीजन लेते हैं, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। ठीक है, और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों ही हम ये देखते हैं कि इनके खुद के लॉज होते हैं, खुद के टैक्सेस होते हैं, जिससे ये पैसा निकाल सकते हैं और उससे खर्चा चला सकते हैं। तो ये 6 तो आ गए, 7वां हमने पहले ही ले लिया। पार्टीशन के बाद हमने देखा कि हमने डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया है और सिक्योरिटी को आज तक हमने मेंटेन रखा है। तो ये 7 फीचर्स हमें नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से कोई कंट्री फेडरल नहीं हो जाती है। इंडिया में फेडरलिज्म यदि प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो इसका मेन कारण क्या है, नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है,
याद रखना, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से हमारी कंट्री फेडरल नहीं बन गई, ठीक है। अब यहां पर भी हम देखते हैं 3 तरीके की पॉलिसीज हमने फॉलो करी जिसके कारण हमारा जो कंट्री है ये एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। सबसे पहला जो था वो था फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था हमारा फेडरलिज्म को लेकर, ठीक है। इसमें क्या किया, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स फॉर्म की गई ताकि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में रह सकें। लोगों को शुरुआत में लगा कि ऐसा करने से कंट्री डिवाइड हो सकती है और बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज भी किया, लेकिन आज देखो 1947 में जो कंट्री थी और आज जो कंट्री है, यदि 2019 का आप मैप देखेंगे तो इसमें आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। ये 1947 का इंडिया है और ये आज 2019 का इंडिया है। इसमें हम बहुत सारा अंतर देख रहे हैं, कई सारी स्टेट्स बन चुकी हैं लैंग्वेज के बेसिस पर, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हमें देखने मिल रहे हैं, शुरुआत में इनको करना आसान नहीं था, लोगों को लग रहा था इससे कंट्री डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और आसान हो गया, ठीक है। लेकिन याद रखना, स्टेट्स जो हैं वो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनाई गई हैं। लैंग्वेज के अलावा हम देखते हैं जियोग्राफी, एथनिसिटी और कल्चर के बेसिस पर भी स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इंडिया में भी ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड हैं, ये कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी के बेसिस पर बनाए गए हैं, ये लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनाए गए, ठीक। तो ये पहला था। दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है हमारी, भाई हिंदी को प्रमोट करना ये हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है, लेकिन हम हिंदी को प्रमोट करने के लिए दूसरी लैंग्वेजेस को ज़बरदस्ती ख़त्म नहीं करेंगे, दूसरी लैंग्वेजेस को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे फेडरेशन में क्या दिया हुआ है, हमारी किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कौन सी, हिंदी और इंग्लिश, ये 2 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और इसमें भी इंग्लिश का यूज़ तो 1965 में बंद हो जाना था, ठीक है। हिंदी, जो कि इंडिया में सिर्फ 40% लोग हिंदी बोलते हैं, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश का यूज़ कब बंद हो जाना था, 1965 में। इस पर अभी हम आते हैं, लेकिन याद रखिए लैंग्वेज पॉलिसी में हमने सारी जो हमारे यहाँ की लैंग्वेजेस हैं उनको रिस्पेक्ट देने की कोशिश की है, और इसीलिए इंडिजिनस लैंग्वेजेस जो हैं, हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस हैं जिनको हम शेड्यूल लैंग्वेजेस कहते हैं, जो हमारे कंट्री के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में दी गई हैं, ठीक है। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनमें कोई भी पर्सन कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर दे सकता है, वो ऑप्ट कर सकता है उस लैंग्वेज में पेपर देने के लिए, ठीक है। और हर एक स्टेट के पास ये राइट है कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा वो अपनी कोई एक रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। तो हमारी कंट्री की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी और इंग्लिश, और हर एक स्टेट हिंदी और इंग्लिश के अलावा अपनी एक रीजनल लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं, और उसी में इनका ज़्यादातर काम होता है, ठीक है। और 22 टोटल शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी को छोड़कर 21 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। शेड्यूल में देने का मतलब ये, इनको हमने प्रोटेक्शन दी है। इन 22 लैंग्वेजेस में क्या हो सकता है, कोई भी व्यक्ति एग्जाम ऑप्ट कर सकता है। इंग्लिश का यूज़ 1965 में बंद हो जाना था, लेकिन अब देखो यहाँ हमारी लैंग्वेज पॉलिसी नज़र आती है कि कैसे हमने श्रीलंका जैसा नहीं किया कि एक ही लैंग्वेज सब पर ज़बरदस्ती इंपोज कर दी। हिंदी को प्रमोट करना ये हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है, लेकिन जब इंग्लिश की बात आई 1965 में, जब इसको बंद करना था इसका यूज़ एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो बहुत जगह वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। जैसे कि तमिलनाडु की बात करें, यहाँ तो बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए। तो हमारी गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रखा। हालांकि लोगों ने गवर्नमेंट के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स हैं उनकी बात को इन्होंने मान लिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदी को प्रमोट करना आज भी हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है, लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि हम अदर लैंग्वेजेस को सप्रेस करेंगे, ठीक है। इम्पोज नहीं करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक। अब तीसरी पॉलिसी जिसके कारण फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है वो है चेंज इन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। 1990 तक, 1989 तक कहना चाहिए, मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स बना करती थी, लेकिन उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट का दौर आ गया, ठीक है। तो उसके पहले क्या होता था, सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पर एक ही पार्टी रूल करती थी, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती थी वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, ठीक है। जो रूलिंग पार्टी होती थी वो अपना डोमिनेशन के कारण जो स्टेट्स में उनके जो मेंबर्स हैं उनको फोर्स करते थे कि वो इनकी बात माने, ठीक है। तो ये 18 ऐसा कह सकते हैं 1990s तक यही सिचुएशन थी।
चूंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों जगहों पर एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज करती थी, अपने पार्टी के मेंबर्स को प्रेशराइज करती थी कि स्टेट में जो लोग रूल कर रहे हैं वो सेंट्रल की बात माने। और कई बार यदि ऐसा होता था कि भाई स्टेट में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज करके उस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर लेते थे, जो दूसरी पार्टी की है। ठीक है, ऐसे में फेडरलिज्म का स्पिरिट गड़बड़ होने लगा था। लेकिन 1990 के बाद से सब चेंज हो गया, क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट्स का दौर आ गया। इसमें हालांकि हमारी जुडिशरी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। कोलिजन में क्या होता है, इससे स्टेट पार्टीज ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। ठीक है, वो भी पावर शेयर करती हैं। जो रूलिंग पार्टी होती है उसको कोलिजन में जो अदर मेंबर्स हैं उनकी सुननी पड़ती है, नहीं तो वो गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसीलिए कोलिजन गवर्नमेंट्स के कारण भी फेडरलिज्म और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है। ठीक, अब जो मैंने बात की थी डिसेंट्रलाइजेशन की, तो अब वापस आ जाते हैं अपन डिसेंट्रलाइजेशन पर कि भाई हमारे यहाँ सेंट्रल और स्टेट तो हमेशा से थे ही, और कॉन्स्टिट्यूशन में रूरल बॉडीज और अर्बन बॉडीज का भी जिक्र था, लेकिन ये रूरल बॉडीज और अर्बन बॉडीज पावरफुल नहीं थी, इनके पास खुद की पावर्स नहीं थी, रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, तो ये महसूस किया जा रहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन करना है, इसीलिए तो ये प्रोविजंस थे, लेकिन प्रॉपर हो नहीं पा रहा था। अब डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों है, ये इस पर भी फोकस करते हैं। इंडिया की यदि हम स्टेट्स की बात करें, तो इंडिया की कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो यूरोप की हैं उनके बराबर हैं पॉपुलेशन में और साइज में। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें, पॉपुलेशन के मामले में वो रशिया से ज़्यादा बड़ा है। महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी के बराबर है। और यदि कई अदर स्टेट्स की यदि हम बात करें, तो इंटरनली बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, और इसीलिए क्या चाहिए, पावर शेयरिंग चाहिए विद इन दीज स्टेट्स, है ना, विद इन स्टेट भी पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। क्लियर है ये चीज़? तो ये विद इन स्टेट्स पावर शेयरिंग चाहिए, यही तो है मेन रैशनल बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। और अच्छे से इसको समझते हैं कि और क्यों ज़रूरत है हमें डिसेंट्रलाइजेशन की, क्योंकि हम ये देखते हैं जब जो लोकल लेवल पर जो लोग होते हैं वो अपने यहाँ की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उनको मालूम है कहाँ कितना पैसा खर्चा करना है, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेना और लोकल गवर्नमेंट को देना, ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन हमको समझ में आ गया कि देयर इज a large number of problems and issues which are best settled at the local level and people have better knowledge of problems in their localities. ठीक है, इसीलिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, एक सेल्फ गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना, ये दीज आर द बेस्ट वे टू रियलाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, और इसके लिए कई बार कोशिश भी की गई, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए प्रोविजंस ऑलरेडी थे, लेकिन इनके पास कोई एक्चुअल पावर नहीं थी। क्या एक्चुअल पावर नहीं थी भाई? पहले क्या स्थिति थी, पहले वो देख लेते हैं। पहले ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज थी, दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इनके लिए इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते थे। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनको कोई पावर और रिसोर्सेज भी नहीं दिए थे, तो एक्चुअली में कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, या कहें बहुत ही कम डिसेंट्रलाइजेशन था। फाइनली एक स्टेप लिया गया 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, और थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। कैसे पावरफुल बनाया गया? सबसे पहली चीज़, इलेक्शंस कंडक्ट करवाना इन बॉडीज़ के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया कि पंचायत के लिए, म्यूनिसिपैलिटी के लिए और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए रेगुलर इलेक्शंस कराना कंपलसरी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या, जो भी इलेक्टेड बॉडीज हैं, इन इलेक्टेड बॉडीज में और एग्जीक्यूटिव हेड्स जो होते हैं, इन चीजों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई, लेकिन ये अलग अलग स्टेट्स में इनका परसेंटेज अलग अलग है। ठीक है, इसके अलावा विमेन के लिए भी सीट रिजर्व कर दी गई, 1/3 सीट फिक्स कर दी गई कि भैया विमेन के लिए रिजर्व रहेंगी इन्हीं सारी पॉलिटिकल बॉडीज में। और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाया गया स्टेट्स के लिए, जिसे हम स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं, जिसका ये काम है कि वो स्टेट बॉडीज के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाएं और जो लोकल बॉडीज हैं इनके लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाएं। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि ये अपनी पावर्स और रिसोर्सेस, यानी कि रेवेन्यू पर्टिकुलरली, ये शेयर करें लोकल बॉडीज के साथ। हालांकि ये जो नेचर ऑफ शेयरिंग है ये वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, किसी स्टेट में पंचायत के पास ज़्यादा पावर है, किसी में
कम पावर है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन तो हुआ। ठीक है, अब इसके कारण पंचायती राज और अर्बन बॉडीज डेवलप हुई। तो पहले हम देखते हैं पंचायती राज। पंचायती राज में क्या होता है, हर एक विलेज या कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। इस ग्राम पंचायत में क्या होता है, काउंसिल है मेंबर्स की। तो यहाँ पर क्या होते हैं, पंच होते हैं काउंसिल के मेंबर्स, और सरपंच होता है, प्रेसिडेंट यानी कि सरपंच होता है। ठीक है, ये दोनों ही डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, पंच का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है और सरपंच का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये किसके अंडर काम करते हैं, ये सब मेंबर्स ग्राम सभा के अंडर काम करते हैं। अब ये ग्राम सभा क्या होती है, एक विलेज में रहने वाले सारे अडल्ट यानी कि सारे जो वोटर्स होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा का काम क्या है, इसको साल में 2 या 3 बार मीटिंग करनी होती है और ग्राम पंचायत का एनुअल बजट फाइनलाइज करना होता है और ग्राम पंचायत के काम को रिव्यू करना होता है कि वो सही से परफॉर्म कर रही है कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ये एक कमी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ग्राम सभा के क्या पावर्स हैं, और वो ग्राम सभा की पावर्स ना जानने के कारण, यानी खुद की पावर्स ना जानने के कारण ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं। ठीक है, फिर कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बना देते हैं, पंचायत समिति या मंडल या ब्लॉक। ठीक है, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, पंचायत मेंबर्स के द्वारा। हालांकि कई स्टेट्स में इनके भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन अपन जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करें तो ये कह रहे हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पंचायत समिति या मंडल या ब्लॉक के, इसको कौन इलेक्ट करता है, पंचायत के मेंबर्स इनको इलेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, फिर कुछ पंचायत समितियों को मिलाकर क्या बन जाती है, जिला परिषद। ठीक है, जो कि जिला परिषद के जो मेंबर होते हैं ये भी इलेक्टेड होते हैं, लेकिन इसमें लोकसभा का जो हमारा एमपी है और उस एरिया का जो एमएलए है वो भी जिला परिषद का मेंबर होता है। इसके अलावा जो अदर ऑफिशियल बॉडीज होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, इसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं। और जिला परिषद का हेड कौन होता है, उसका चेयरपर्सन। ठीक है, इसको चेयरपर्सन, अध्यक्ष ऑफ जिला परिषद कहते हैं अपन। ठीक, क्लियर है ये चीज। इसके बाद देखो भाई, अर्बन बॉडीज की बात करें, छोटे टाउन्स जो होते हैं वहां पर म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, और जो बड़ी सिटीज होती हैं वहां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। ठीक है, अब ये जो म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं इनके भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और इनमें रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं। ठीक है, म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपैलिटी का, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड को हम क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। ठीक, तो ये अर्बन बॉडीज भी हो गई। ठीक है, अब यदि हम इसकी बात करें डेमोक्रेसी की इंडिया में, तो ये जो लोकल गवर्नमेंट की हमने बात करी है ये लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी का किसी भी कंट्री में जो कंडक्ट किया गया हो। हमारे यहाँ 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कई कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हैं। कई कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितने यहाँ हमारे यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसका फ़ायदा भी हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ है, डेमोक्रेसी और डीप हुई है, यानी कि और अच्छी हुई है। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि इलेक्शंस तो रेगुलरली हो रहे हैं, लेकिन ग्राम सभा रेगुलरली मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करती अपनी ग्राम पंचायत को सुपरवाइज करने के लिए। ये एक पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या, स्टेट्स ने अपनी पावर शेयर नहीं करी, और तीसरी प्रॉब्लम क्या, रिसोर्सेज भी शेयर नहीं करे। तो सिग्निफिकेंट पावर्स भी नहीं मिली इनको और सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज भी नहीं मिले। तो हम क्या कह सकते हैं, वी आर स्टिल a long way from realizing the ideal of self government। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सुपर फास्ट रिवीजन में हमने इसको कंप्लीट किया है। इसमें यदि आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं, और बाकी के चैप्टर्स और बाकी के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी सुपर क्विक रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।